ये बर्फीला दिन वास्तव में जानवर से भी बदतर है, यहां तक कि उसके अपने भाई और संप्रदाय के शिष्य भी खा गए। ये डू क्यूई महाद्वीप पर आत्मा कबीले जितना ही घिनौना है। जैसा कि अपेक्षित था, पतंगे हर जगह पाए जा सकते हैं। जियाओ यान ने अपने चारों ओर काले डू क्यूई को देखा। बर्फीला आकाश, वातावरण ने कहा, अगर किसी व्यक्ति में कोई भावना नहीं है तो वो कम बुद्धि वाले जंगली राक्षसों से अलग नहीं है। मनुष्यों और कम बुद्धि वाले राक्षसों के बीच अंतर ये है कि उनमें भावनाएं होती है। जियाओ यान अपनी मुट्ठी बंद करने से खुद को रोक नहीं सका। इस तरह का व्यक्ति वास्तव में सभी द्वारा मारे जाने का हकदार है। गोल्डन ड्रैगन किंग ने चुपचाप जियाओ यान की हर हरकत को देखा और संतुष्टि के साथ सिर हिलाया। तुओ शी ने वास्तव में गलत व्यक्ति को नहीं देखा। फिर उसने खुद से कहा, एक रक्त बलिदान। ये पाप वास्तव में काफी गहराई तक घुस गया। ऐसा लगता है कि इस तथाकथित सोलोमन के साथ कुछ समस्याएं होनी चाहिए। लड़ाई चरम पर पहुंच गई है। मुझे ऐसा करने के लिए मजबूर करना तुम्हारे खून के प्यासे ड्रैगन छिपकली के नाम के लायक नहीं है। बिंगटियन काले रंग की आभा से ढका हुआ था, जिससे वो बहुत अजीब लग रहा था। और फिर वो दहाड़ उठा। बिंगटियन ने खौफनाक हत्यारे इरादे से दहाड़ लगाई। गड़गड़ाहट की आवाज गुफा पर अंतहीन रूप से घूमती रही, जिससे पूरी गुफा एक पल के लिए शांत हो गई। और एक के बाद एक कुछ भयभीत जानवरों की आंखों से उस दिशा में गोली चलाई जहां से आवाज आ रही थी। ये दहाड़ स्वाभाविक रूप से गुफा के ऊपर खून के प्यासे ड्रैगन छिपकली तक भी फैल गई। उस पल सभी जानवरों ने चौंकने की आवाज निकाली और रुक गए। वे सभी जानते थे कि ये दो शक्तिशाली लोगों के बीच था। लड़ाई के दौरान उसकी आंखें आवाज की दिशा में देखती रहीं और अंत में बिंगटियन की दिशा में रुक गई। ऐसा लगता है कि तुम सुलेमान ने लंबे समय से मेरे खून का लालच किया है। ड्रैगन छिपकली ने भी ठंडे दिमाग से सोचा। ड्रैगन छिपकली की ड्रैगन सांस और बर्फीले आकाश का हमला जल्द ही होने वाला है। वे सभी जानते हैं कि अब तक लड़ाई को छिपाने और टक करने की कोई जरूरत नहीं है। आखिरी बार विजेता या हारने वाले का फैसला कर सकता है। मैंने देखा कि खून के प्यासे ड्रैगन छिपकली द्वारा कवर की गई लाल सुरक्षात्मक फिल्म विशेष रूप से आकर्षक थी। इसने ड्रैगन के पूरे शरीर को स्वर्ग की तरह पूरी तरह से ढक लिया और ड्रैगन के मुंह का तापमान भी बर्फ के आकाश द्वारा निकल लिया गया था। जब यह पूरा हो गया तो ये अधिक से अधिक गर्म हो गया और अंतरिक्ष थोड़ा टूट गया। इस खूनी रूप में ड्रैगन की सांस बहुत भयानक है। पफ पफ। खून के प्यासे ड्रैगन के मुंह से भयानक ड्रैगन सांस निकली, बर्फीले आकाश की ओर हमला करते हुए। भयानक ड्रैगन सांस में विनाश की शक्ति होती है। साधारण 4 सितारा डू डी पावरहाउस भी अगर थोड़ा सा भी छूते हैं तो चिलचिलाती गर्मी से गंभीर रूप से घायल हो जाएंगे। बिंगटियन की काली प्रतिशोधी ऊर्जा ने तुरंत उसके सामने एक अजीब सी रोशनी की जेट ब्लैक किरण बना दी। प्रकाश की किरण में विलाप की आवाज नहीं सुनी जा सकती थी। प्रकाश की किरण के चारों ओर कई भुजाएं फैली हुई थी, जो ड्रैगन के ड्रैगन पर सांस छोड़ रही थी। विरोध करो। इसके बाद बिंगटियन ने समूह में सभी को खा लिया। उसकी शक्ति इतनी भयानक रूप से आसमान छू गई और अब बेहद आत्मविश्वासी बिंगटियन भी ड्रैगन की सांस का विरोध करने का इरादा रखता है। यह बिंगटियन वास्तव में घमंडी है, लेकिन उसके पास घमंडी पूंजी है। जियो यान ने भी चुपके से कहा, हालांकि वर्तमान लड़ाई के अनुसार रक्तपीपासु ड्रैगन भी हिंसक रूप में है और अंतिम रक्तपीपासु प्रतिभा का भी उपयोग किया जाता है। दूसरी ओर जहां बिंगटियन है, इस यात्रा पर सोलोमन के सभी लोग अकेले उसके द्वारा भस्म हो गए थे। हालांकि ताकत बढ़ गई है इस अलग जगह की सीमाओं को तोड़ते हुए। हालांकि इस स्थान की सीमा केवल 4 सितारा डू सम्राट के ऊपर के पावर हाउस को आसानी से प्रवेश करने और बाहर निकलने से रोकती है, लेकिन अगर वे इस स्थान में 4 सितारा डू सम्राट तक पहुंचते हैं तो ये अलग होगा। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि वे सभी कड़ी मेहनत कर रहे हैं और फिर
वे थकावट से मर जाते हैं। युएरू, मेरे निर्देशों को सुनो और बाद में अवसर की प्रतीक्षा करो। जियो यान ने भी अपना सिर झुकाया और धीरे से कहा, छोटी यान जी, चिंता मत करो। मुझे यहां कुछ सांसें आती हुई महसूस हो रही है, जैसे कोई पहले तुमसे लड़ चुका हो। गोल्डन ड्रैगन किंग ने न केवल गुफा में लड़ाई देखी, बल्कि अपना ध्यान भी हर समय बिखरा रखा। अंतरिक्ष। और फिर जियो यान से कहा, जो गुफा को घूर रहा था। हाँ, जियो यान भी उदास था। अब अन्य चीजों का ध्यान रखने का समय नहीं है। पहले जादू का कोर प्राप्त करें। फिर वो छिपने के लिए अधिक से अधिक सावधान हो जाता है। खून के प्यासे ड्रैगन की सांस वाकई इतनी शक्तिशाली है कि वो 5 सितारा डॉडी पावर हाउस से मुकाबला कर सकती है। भले ही बिंगटियन ने कई सहकर्मियों की आसमान छूती शक्ति को निगल लिया हो, लेकिन इससे निपटना काफी मुश्किल था। बूम बूम बूम। ड्रैगन की सांस और प्रकाश की बर्फीली काली किरणें एक दूसरे से बुरी तरह से मिल गई थी। प्रकाश की 2 चमकदार किरणें एक दूसरे का सामना करती है। ऐसा नहीं है कि आखिरकार अपनी शक्ति का उपयोग करना मुश्किल है ना? खून के प्यासे ड्रैगन ने भी जोर से चिल्लाया और टेढ़ा रास्ता अभी भी नीचा था। अचानक ड्रैगन के शब्द समाप्त होने से पहले भयानक ड्रैगन की सांस ने बिंगटियन से निकलने वाली प्रकाश की काली किरण को तुरंत डुबो दिया। पफट। जिस स्थान पर बिंगटियन मूल रूप से था, उस पर ड्रैगन की सांस ने हमला किया और बिंगटियन को केंद्र में रखते हुए गर्म और भयानक तरंगों का एक चक्र बाहर निकल आया। यह बर्फीला आकाश वास्तव में रास्ते में गलत हो गया। ड्रैगन की सांस से सीधे मारा गया, जो दानव ड्रैगन का सबसे मजबूत हमला था। कथानक के मोड़ ने स्पष्ट रूप से खून के प्यासे ड्रैगन को आराम दिया। क्या हमारी ड्रैगन जाति कम वंश वाले आप मनुष्यों के बराबर नहीं है? मरना वास्तव में कोई अफसोस की बात नहीं है। हालांकि ड्रैगन ने ऐसा कहा, लेकिन उसने किसी भी बदलाव को रोकने के लिए लगातार कुछ धूंध ड्रैगन की सांस बाहर थूकी। बूम बूम बूम। जादुई ड्रैगन भी उसी क्षण गिर गया, बेरमी से जमीन पर गिर गया। जाहिर है, ड्रैगन की सांस और खून के प्यासे हुनर ड्रैगन की बहुत सारी शक्ति और यहां तक कि जीवन शक्ति को भी खत्म कर देते हैं। लेकिन अगर जान बच जाती है तो ये नुकसान के लायक नहीं है। इस समय ड्रैगन की आंखें थोड़ी बंद हो गई थी। वो कमजोर था और अब उसे 2 सितारा लड़ाकू सम्राट का इंसान भी आसानी से मार सकता था। मरते हुए खून के प्यासे ड्रैगन के सिर में चुपचाप ड्रैगन के सिर वाली बैसाखी डाली गई। अब सब खत्म हो गया है। जियांग अभी भी बूढ़ा और गर्म है। बिंगटियन जो गायब हो गया था, अचानक एक फटे हुए शरीर और कुछ काले खून के साथ दिखाई दिया और पूरा व्यक्ति और भी क्रूर लग रहा था। जब खून का प्यासा ड्रैगन गिरा तो शरीर की सतह को ढकने वाली सुरक्षात्मक फिल्म अपने आप निकल गई। ये समय नहीं था। मुख्य कारण यह था कि रक्तपीपासु ड्रैगन बहुत कमजोर था और इस रक्तपीपासु रूप को बनाए रखना अत्यंत कठिन था। लेकिन जादुई ड्रैगन ने स्पष्ट रूप से मनुष्यों की चालाकी को कम करके आका। जब तक ड्रैगन के सिर की बैसाखी ने घातक प्रहार नहीं किया, जादुई ड्रैगन की पुतलियां अभी भी खुली हुई थी। मानो उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि बिंगटियन अपने ड्रैगन की सांस के नीचे जीवित रह सकता है। मैं बच्चे को जन्म नहीं दे सकता और भेड़िए को नहीं पकड़ सकता। बिंगटियन ने ड्रैगन के अंतिम प्रश्न का भी उत्तर दिया और फिर ड्रैगन का रक्त और कोर इकट्ठा करना शुरू कर दिया। जब बिंगटियन ड्रैगन से निपटने ही वाला था, तो नीले और चांदी की एक लहर बारी बारी से आई। मानो तेज हवा और गड़गड़ाहट के संलयन से बनी भयंकर लड़ाई की भावना भी रेशम और साटन के एक हिस्से के साथ बाहर निकली और अंत में बिंगटियन से भयंकर रूप से टकरा गई। बिंगटियन, मुझे उम्मीद नहीं थी कि मैं तुम्हें यहां पाऊंगा। नरक में जाओ। रंगीन पोशाक वाली लड़की ने अपने सामने खड़ी घृणित बिंगटियन से कहा। उनके फैंगलिश शहर के नगर स्वामी फेंग यी के पिता सोलोमन के बुजुर्गों के अकारण पीछा करने के कारण एक हाथ और एक पैर खो बैठे। ये हमेशा उनके फैंगलिश शहर के लिए एक शर्म की बात रही है। इसके अलावा
उसके पिता फेंग यी को सबसे ज्यादा प्यार करते हैं और फेंग यी कसम खाती है कि वो इस जीवन में सोलोमन के साथ कभी भी आकाश साझा नहीं करेगी। बिंगटियन ने अभी अभी एक युद्ध समाप्त किया है और अब कमजोरी का समय है। अपने सामने रंगीन पोशाक वाली लड़की और उसके आसपास के लोगों को देखकर वो निराशा में कहने से खुद को रोक नहीं पाई, 5-3 सितारा लड़ाकू सम्राट। हाँ, ये वास्तव में फेंगली परिवार का अवशेष है। यदि आपके पिता ने आपकी रक्षा नहीं की होती तो आप शायद अब अलग दिखते। बिंगटियन ने भी फेंगी नामक रंगीन पोशाक में लड़की को लालच से देखा। आज तुम्हारी मृत्यु का दिन है, फेंग यी ने स्पष्ट रूप से कहा, लेकिन कोई भी उसकी आंखों में उन्माद देख सकता था। आखिरकार मैं दुश्मन को मारने जा रहा हूं। पिताजी, मैं आपकी शर्म की रिपोर्ट करूंगा। फेंग यी ने अपने दिल में दहाड़ लगाई। युवती की सुरक्षा के लिए जिम्मेदार दल ने देखा कि युवती भावनात्मक रूप से परेशान थी और जल्दी से युवती को रोकने की कोशिश की, लेकिन एक काले रंग की आकृति फेंग यी पर हमला करती हुई मिली। मैं नहीं जी सकता, लेकिन तुम में से कोई भी जीना नहीं चाहता। बिंगटियन जल्दी से फेंगी के पास गया। बर्फीले आसमान को देखते हुए जो उसकी ओर बढ़ रहा था, उसका शरीर तेजी से फैल रहा था और उसके शरीर से मोटी काली हवा निकल रही थी। जाहिर है कि वो फेंग यी के साथ मरना चाहता था। हालांकि रंगीन पोशाक वाली लड़की थोड़ी उत्साहित थी, फिर भी उसने अपनी समझदारी नहीं खोई। बिंगटियन को अपनी ओर सीटी बजाते हुए देखकर उसका शरीर काली ऊर्जा से ढक गया और वो अपने होठों को हल्के से काटते हुए थोड़ा भौहें सिकोड़ने से खुद को नहीं रोक पाई। यहां तक कि बिंगटियन में, जो अब गंभीर रूप से घायल हो चुका था, रंगीन स्कर्ट वाली लड़की ने काली ऊर्जा से एक भयानक आभा महसूस की। फेंग यी के पैर अचानक हिल गए और उसका शरीर तेजी से आसमान में उड़ गया। उसी समय उसकी हथेलियां फैली हुई थी और उसकी हथेलियों में चांदी की अंतरिक्ष शक्ति का एक निशान चमक उठा। अंतरिक्ष नाकाबंदी। रंगीन पोशाक वाली लड़की ने बस एक नरम चीख निकाली और बिंगटियन के चारों ओर का स्थान अचानक हिंसक रूप से उतार चढ़ाव करने लगा। तुरंत अदृश्य स्थान पदार्थ बन गया, अंतरिक्ष जेल में बदल गया, बिंगटियन को लपेट लिया। इस तरह के वास्तविक अंतरिक्ष जेल को संघनित करना साधारण 4 सितारा 2D के लिए भी मुश्किल है, लेकिन फेंग यी, एक रंगीन स्कर्ट में एक लड़की, इसे प्रदर्शित करने के लिए हवा और गड़गड़ाहट विशेषताओं की अत्याचारी शक्ति का उपयोग करने में सक्षम है। बेशक, इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हवा और गड़गड़ाहट विशेषताओं में मूल रूप से थोड़ी अंतरिक्ष शक्ति होती है और इसे एक माध्यम के रूप में उपयोग करते हुए वो स्वर्ग और पृथ्वी के बीच मुक्त अंतरिक्ष शक्ति को जुटाने में सक्षम थी। इसके अलावा बिंगटियन और रक्तपीपासु ड्रैगन के बीच की लड़ाई एक अल्पमत लगती है, लेकिन ये भी गंभीर रूप से घायल है। हालांकि उसने खुद को पूरक करने के लिए सभी सोलोमन लोगों को उसी तरह खा लिया, फिर भी उसने रक्तपीपासु ड्रैगन को कम करके आका। हालांकि उसने अंत में ड्रैगन को हरा दिया। वास्तव में जादुई ड्रैगन का आखिरी वार अचानक और गंभीर रूप से बिंगटियन को घायल कर दिया। बिंगटियन, जो गंभीर रूप से घायल था, ने फेंग यी, एक रंगीन स्कर्ट में एक लड़की और उसके कई अनुयायियों 4-3 सितारा लड़ाकू सम्राटों को देखा। वो जानता था कि इस बार यहां नुकसान होने वाला था, लेकिन वो समझौता नहीं कर सका और उसे मरने पर उन्हें दफनाने के लिए घसीटना पड़ा। इसलिए यह दृश्य था। अंतरिक्ष जेल ने अभी अभी आकार लिया है। उस बिंगटियन का शरीर अचानक एक भयानक स्तर तक फूल गया और तुरंत एक चौंकाने वाला विस्फोट हुआ। धमाका। भयानक काली ऊर्जा वायु तरंगे समुद्र में लहरों की तरह सभी दिशाओं में पागलों की तरह बह गई। दूसरी तरफ जियो यान ने बिंगटियन के आत्मविनाश को देखा और उसकी आत्मा शक्ति बाहर निकल गई। वो राक्षस ड्रैगन के शरीर की ओर चला गया, पलक झपकते ही पूरे शरीर को ढक दिया, जैसे कि वो गायब हो गया हो और पहले से मौजूद ही न हो। ये सब नोटिस करें।
सौभाग्य से मैं पकड़ में आ गई, अन्यथा ये भयानक आत्मविनाश अपनी त्वचा को उतार देगा, भले ही ये मर न जाए। रंगीन स्कर्ट वाली लड़की ने कुछ अनुयायियों से ये भी कहा। थोड़ी देर तक विरोध करने के बाद अंतरिक्ष जेल सीधे फट गई। नतीजतन गुफा में पर्वत श्रृंखला, जो मूल रूप से रक्तपीपासु ड्रैगन द्वारा कब्जा कर ली गई थी, हिंसक रूप से कांप उठी, जैसे कि इसे हिला दिया गया हो। विशाल दरारें मकड़ी के जाले की तरह फैल गई और पूरे पर्वत श्रृंखला में रक्तपीपासु ड्रैगन द्वारा गुलाम बनाए गए जानवर इस समय घबरा गए। आत्मविनाश, वो शक्ति बेहद भयानक है। इस तरह के भयानक ऊर्जा तूफान का सामना करते हुए रंगीन स्कर्ट वाली लड़की फेंग यी केवल थोड़ी देर के लिए किनारे से बच सकती थी और उनके शरीर टिमटिमाते हुए दूर के आकाश के ऊपर सीधे दिखाई देते थे, नीचे उग्र ऊर्जा को गंभीरता से देखते हुए। लैंग बिंगटियन द्वारा इतना व्यस्त होने के कारण लगभग ये पर्वत श्रृंखला खंडहर में बदल जाएगी। पर्वत श्रृंखला से परे दूरी में लाल डू क्यूई आग के बादल की तरह दहाड़ता हुआ बाहर आया और आग के बादल पर एक पतला व्यक्ति अपनी पीठ के पीछे अपने हाथों के साथ खड़ा था। तिरस्कारपूर्ण लग रहा था। उसने मुख्य हॉल में जाने वाले कई लोगों को नजरअंदाज कर दिया, बस अपनी आंखें घुमाई और उस जगह की ओर देखा जहां खून का प्यासा ड्रैगन था। जाहिर है वुचेंग के इस अभिमानी बेटे ने भी इस भयानक ऊर्जा तूफान को महसूस किया। उसका चेहरा पल भर में बदल गया। दो बूढ़े बिंगटियन और बिंगवू ने वास्तव में खुद को उड़ा लिया। उसे इस अवस्था में मजबूर करने में सक्षम होना, वो चरित्र वास्तव में भयानक है। वू हुआन को अचानक अपने मुंह में थोड़ा कड़वा लगा। बिंगटियन और बिंगवू के दो बूढ़े, वो खुद अपनी ताकत जानता है और अगर वो उन सभी को मजबूर कर सकता है तो उसे स्वर्ग का सच्चा गौरव माना जा सकता है। वू हुआन भी बहुत स्पष्ट है और वो एक अनिर्णायक व्यक्ति नहीं है। और इस समय उसकी आंखों में एक भयंकर रोशनी चमक उठी, ये याद करते हुए कि तथाकथित जियाओ यान भी उसी दिशा में गया था। वो खुद से कहने से नहीं रोक सका, ये जियाओ यान वास्तव में बहुत अजीब है। भले ही आप एक शाही कीमियागर हों, लेकिन अगर आप बिंगवू और बिंगटियन को मार देते हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप बेहतर महसूस करेंगे। सुलेमान कभी भी बैठकर किसी बुजुर्ग को मरते हुए नहीं देखेगा। फिर हे एक उदास मुस्कान के साथ वू हुआन ने निर्णायक रूप से अपना सिर घुमाया, अपना हाथ लहराया और मुख्य हॉल में चला गया, फिर से तेज गति से। पहाड़ों में कहीं रंगीन स्कर्ट वाली लड़की के 3 परिचारकों में से एक सफेद कपड़े वाला बूढ़ा आदमी भी बिंगटियन की पागल हरकतों से चौंक गया और तुरंत फेंग यी को उठाकर जंगल में बिजली की तरह भागा और अंत में उसका शरीर चमक उठा, एक पहाड़ की चोटी पर उतरा। पहाड़ों में भड़के ऊर्जा तूफान को देखते हुए सांस लेने से खुद को रोक नहीं सका। ये बूढ़ा आदमी वाकई पागल है। फेंग यी भी नीचे की विनाशकारी ऊर्जा से डर गई, जिससे उसका सुंदर चेहरा थोड़ा पीला पड़ गया। हर कोई डू डी पावरहाउस के आत्मविनाश को नहीं देख सकता। डू डी पावरहाउस को आत्मविनाश के बिंदु तक मजबूर करने में सक्षम होने के लिए ये खूनी ड्रैगन अच्छी तरह से योग्य है और ये वास्तव में डरावना है। सफेद कपड़े पहने बूढ़े आदमी ने धीरे से अपना सिर उठाया और दूर आसमान के ऊपर सड़क को देखा। धुंधली आकृति जो गिर गई है, कुछ आहें भरते हुए कहा, लेकिन ये अजीब है, राक्षस ड्रैगन का शरीर अभी भी यहां था। मुझे ये क्यों नहीं मिला? ये उसके आत्मविनाश के कारण गायब हो जाना चाहिए था। ये अफसोस की बात है, लेकिन इसे भूल जाओ। चलो पहले सृजन पर ध्यान केंद्रित करते हैं। चलो मिस, उसके आत्मविनाश में उसकी आत्मा भी नहीं बचेगी। हमें मुख्य हॉल में जाना चाहिए। सफेद कपड़े पहने बूढ़े आदमी ने यह महसूस करने के बाद कहा। जाओ। रंगीन स्कर्ट वाली लड़की भी जल्दी से चली गई। क्या वो ठीक है? जियो यान भी आकाश में उड़ गया, लेकिन उसकी दृष्टि उसके मालिक की तुलना में बहुत कम थी, इसलिए स्वाभाविक रूप से वो फेंग यी को नहीं देख सका। वो क्या कर सकती है? उस हाथ की जगह की नाकाबंदी ने सीधे बिंगटियन के उसे मौत के घाट उतारने के विचार को खत्म कर दिया।
गोल्डन ड्रैगन किंग ने मुस्कुराते हुए अपना सिर हिलाया, फिर कहा, लेकिन उसने बिंगटियन को मार डाला। मुझे डर है कि यह सोलोमन के साथ एक वास्तविक खराब रिश्ता है, और सोलोमन के व्यवहार से वो निश्चित रूप से उसे घेरने और मारने के लिए मजबूत लोगों को भेजेगा। पहाड़ों में उग्र ऊर्जा तूफान धीरे धीरे कमजोर होने से पहले लगभग 10 मिनट तक चला। इस दौरान जियो यान और यूरू भी पीछे हट गए। आत्मविनाश का यह स्तर, प्रभाव का दायरा बहुत बड़ा है और शरीर का आकार बहुत बड़ा है। ये अभी भी आकाश पर रहा और इसकी आंखें धीरे धीरे बंद हो गई। लेकिन सौभाग्य से आत्मा की शक्ति काफी मजबूत है और उन दोनों को रंगीन स्कर्ट वाली लड़की ने पहले नहीं खोजा है। पहाड़ों के बीच से हवा का झोंका आया, जिससे पीली धूल उड़ी। हरे भरे जंगल और खून के प्यासे ड्रैगन की गुफा इस समय मिट्टी के टुकड़े में बदल गई थी। जब ऊर्जा तूफान का आखिरी निशान धीरे धीरे खत्म हो गया, तो आकाश में जियाओ यान और यूरू ने अपनी आंखें खोली, और उनकी आंखें धीरे धीरे नीचे की बेहद गंदी पर्वत श्रृंखला को पार कर गई और अंत में धीरे धीरे नीचे गिर गई और धीरे धीरे चलने लगी। जिस जगह बिंगटियन फटा था, वहां कई दसियों मीटर आकार का एक विशाल गड्ढा था और एक नजर में नीचे देखना असंभव था। उसकी आंखें गड्ढे पर घूम गई। जियाओ यान के कदम अचानक विशाल गड्ढे पर आ गए, जहां हल्की अस्पष्ट रोशनी थी। खांसी, खांसी, खांसी। सौभाग्य से जब मैं बाहर आया तो अपने साथ कछुए की सांस की गोली खिलाया था। इस तरह का आत्मविनाश फेंगली परिवार के अवशेषों को धोखा दे सकता है। इस बार मैं वापस जाकर इस फेंगली परिवार को साफ कर दूंगा। एक छोटा फेंगली परिवार भी हमारे सोलोमन से प्रतिस्पर्धा करना चाहता है। ये सिर्फ उनकी अपनी क्षमताओं से परे है। प्रकाश की कमजोर किरणों में आवाजें फूट रही थी। मुझे खेद है कि आपको यह मौका नहीं मिल सकता है। जियाओ यान भी भूत की तरह प्रकाश के स्थान पर प्रकट हुआ। उसके हाथ की हथेली ने धीरे से प्रकाश को छुआ। जियाओ यान के मुंह के कोने पर अचानक एक व्यंग्यात्मक भाव प्रकट हुआ। भयानक लपटें भयंकर रूप से फूट पड़ी। जमीन फट गई, लकड़ी के टुकड़े उड़ गए और एक भ्रामक आत्मा घबराहट में भाग गई और अंत में आकाश की ओर उड़ गई। जाओ और फिर चलना शुरू करो। आसपास का स्थान अचानक जम गया। एल्डर बिंगटियन की एक अच्छी योजना है। उसका शरीर औषधीय गोली के विशेष प्रभाव पर भरोसा करते हुए फट गया। आत्मा का एक निशान बच गया, लेकिन ये अफसोस की बात है। जियाओ यान ने मुस्कुराते हुए इस भ्रामक आत्मा को देखा और धीरे से कहा, जियाओ यान, मुझे मत मारो। हम अच्छी तरह से बात कर सकते हैं। तुम हमें ऐसे ही अपमानित नहीं करना चाहते हो, सोलोमन, है ना? आत्मा फंस गई और तुरंत बिंगटियन के भ्रामक चेहरे में बदल गई। इस समय उसकी आंखों में एक वास्तविक भावना थी, डर। अगर आत्मा का यह निशान फिर से जियाओ यान द्वारा नष्ट कर दिया गया, तो वो वास्तव में समाप्त हो जाएगा। मैं भी इस अवस्था में नहीं जाना चाहता, लेकिन कोई ऐसा व्यक्ति जो अपने भाइयों को भी नहीं छोड़ता, ये वास्तव में एक जानवर जितना अच्छा नहीं है। जियाओ यान ने धीरे से आह भरी, अपनी हथेली को फैलाया और तुरंत बिंगटियन की आत्मा को पकड़ लिया। जियाओ ज़ैंग, सोलोमन तुम्हें जाने नहीं देगा। बस मरने का इंतजार करो। जियाओ यान की हत्या की मंशा को महसूस करते हुए बिंग तियान ने कड़वाहट से शाप दिया। धमाका। जियाओ यान का चेहरा भावहीन था और जब उसने अपनी हथेली को दबाया तो बिंगटियन की आत्मा फट गई और तुरंत प्रकाश के एक धब्बे में बदल गई, जो गायब हो गई। विलुप्त हो चुके आत्मा के धब्बों को देखकर जियाओ यान को पता चल गया कि सोलोमन के बड़े बिंगटियन ने इस दुनिया को पूरी तरह से अलविदा कह दिया है। सावधान दिमाग, दुश्मन के पास वापस नहीं जाना। बहुत अच्छा, गोल्डन ड्रैगन किंग मदद नहीं कर सका, लेकिन कह दिया। दूर एक शांत लकड़ी के घर में सैकड़ों पट्टिकाओं के बीच एक पट्टिका फट गई। बगल में बैठे बूढ़े आदमी ने अपनी आंखें बंद की और धीरे से अपनी आंखें खोली। उसकी आंखों में एक मोटी काली परत थी।
जो लोगों को एक अजीब सा एहसास दे रही थी। तुमने मुझे मारने की हिम्मत कैसे की, बड़े सोलोमन? जाओ और इस व्यक्ति की पूरी तरह से जांच करो। हां, संप्रदाय गुरु। बूढ़े आदमी के शब्दों में एक तीव्र क्रोध था, और इससे पहले कि शब्द दरवाजे के बाहर गिरते, किसी ने कार्रवाई की। युएरू ने संदेह से पलकें झपकाई। उसने वह दृश्य नहीं देखा जहां जियो यान ने बिंगटियन की आत्मा को नष्ट कर दिया था, लेकिन उसे लगा कि उसके पिता, जिनकी अतीत में उच्च दृष्टि थी, जियो यान का अत्यधिक उच्च मूल्यांकन करते थे। अचानक पहाड़ की चोटी पर एक हल्की हंसी सुनाई दी, और जियो यान की आकृति धीरे धीरे यूरू के सामने प्रकट हुई। जियो यान को प्रकट होते देख युएरू तुरंत खुशी से चिल्लाई, खूनी ड्रैगन का शरीर अभी भी वहां है। तुम्हें पता है कि इस जानवर की ममीकृत लाश की कीमतीता कहाँ है ना? उसकी आंखें ज्वलंत और अंतर्मुखी थी। यूरू ने अचानक अपने बगल में राक्षस ड्रैगन के शरीर को देखा और थोड़ी उत्सुकता से कहा, जाहिर तौर पर यह महसूस नहीं कर रही थी कि जियो यान ने अभी बड़े विस्फोट का फायदा उठाने के लिए जो छोटी सी चाल चली थी। जियो यान जाहिर तौर पर युएरू के सवाल से डर गया था। अपने सामने खून के प्यासे ड्रैगन के विशाल लेकिन बेहद कठोर शरीर को देखते हुए जियो यान ने भी उसे पकड़ लिया और उसे धीरे से महसूस किया। तुरंत उसने अपने पीछे प्राचीन शाश्वत अग्नि शासक के साथ हल्के से हाथ हिलाया, और ड्रैगन का कुछ हद तक कठोर सिर टोफू की तरह था, जो पतली हवा से टूट गया था, और फ्रैक्चर एक दर्पण की तरह चिकना था। एक चमकदार रोशनी चमक उठी। ये जादू का कोर है, ये बहुत अच्छा है। यूरू ने भी जियो यान को बहुत खुशी के साथ मुस्कुराया, और आखिरकार उसे पता नहीं चला कि वो किस बारे में चिंतित थी। मैं दुखी हो जाऊंगी। हालांकि यूरू भी चिंतित और भ्रमित है। यदि ये 8वें रैंक से अधिक है, यानी जादुई जानवर जो मजबूत डू शेंग को टक्कर देने के लिए पर्याप्त है, निश्चित रूप से जादू के कोर का उत्पादन करेंगे। चलो, चूंकि जादू की कोर हाथ में है, चलो मुख्य हॉल में जाकर देखते हैं। यूरू भी लालची नहीं है, चूंकि उसके पास अर्धचंद्राकार कुइगो और जादू की कोर दोनों है। जिसकी जियाओ यान को जरूरत है तो कोई बात नहीं है, चिंता मत करो। रुको, इस खून के प्यासे ड्रैगन के शरीर पर खजाने हैं। जियाओ यान ने भी इसे देखा और इस विशाल शरीर को करीब से देखा। कितने तीखे पंजे हैं। इस चीज की तीक्ष्णता ने जियाओ यान को सांस लेने पर मजबूर कर दिया। तुम ये सब कचरा क्यों देख रहे हो? तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हारे पास महान भाग्य को हथियाने के लिए पर्याप्त समय है? सिर्फ ड्रैगन का खून ही काम आता है। तुम इन खून को परिष्कृत करो। मैं महसूस कर सकता हूं कि इन खून में खून के प्यासे रूप की प्रतिभा है। खून के प्यासे। मैं इसे प्रदर्शित करने में सक्षम होने के लिए परिष्कृत खून पर भरोसा करना चाहता हूं। गोल्डन ड्रैगन किंग ने भी माहौल को महसूस किया। जियाओ यान का सिर काली रेखाओं से ढका हुआ है। यह रक्तपीपासु ड्रैगन वैसे भी अभी भी एक तरफ का अधिपति है। रक्त और शरीर में इतनी सारी मूल्यवान चीजें अपने मालिक के मुंह तक पहुंचकर कचरा कैसे बन सकती है? लेकिन इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। अपने मालिक की स्थिति को देखते हुए इस तरह की चीज वास्तव में। जियाओ यान ने भी अभी अभी रक्तपीपासु ड्रैगन के रक्तपीपासु रूप से असाधारण रक्त देखा और तुरंत ड्रैगन का रक्त निकाला। राक्षस ड्रैगन के शरीर को चीरते हुए एक आभा उसके चेहरे की ओर बढ़ी। युएरू का चेहरा थोड़ा बदसूरत था। राक्षस ड्रैगन के अंदर का लाल रंग, जैसे जैसे ज्वाला का कैल्सिनेशन तेज होता गया, ये और अधिक तीव्र होता गया, और अंत में ये पूरी तरह से एक साथ संघनित हो गया। जियाओ यान की हैरान आंखों में तुरंत ये लाल रक्त की एक बूंद में बदल गया, मांस और रक्त की सतह के साथ घुस गया और अंत में ज्वाला से गुजरा और नीचे टपक गया। जमीन पर खून टपकता देख जियाओ यान की आंखें तेज हो गई। जल्दी से अंगूठी से काफी अच्छी गुणवत्ता वाली जेड की बोतल निकाली और फिर उसमें नीले लाल खून की बूंदें डाल दी। लाल रंग के खून को पकड़ने के बाद जियाओ यान ने राहत की सांस ली। उसने अपना सिर उठाया
और जलती हुई दूधिया सफेद लौ पर नजर डाली और पाया कि नीले लाल खून के टपकने के साथ मांस का टुकड़ा सीधे लौ से जल गया था। बीच में ये शून्य में बदल गया और राख भी पीछे नहीं बची। जेड की बोतल में लाल रंग के खून की 7 बूंदों को देखते हुए, जो एक दूसरे के साथ मिश्रित नहीं थी, जियाओ यान के पास अपना सिर हिलाने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। अपने हाथ की एक लहर के साथ उसने अपने सामने की लपटों को दूर कर दिया और फिर जेड की बोतल पर मुस्कुराया और मुस्कुराया। संग्रह की अंगूठी में मुझे उम्मीद नहीं थी कि एक राक्षस ड्रैगन का शरीर, जिसे फेंग यी में बहुत कम लोगों ने देखा था, उसके द्वारा बनाया जा सकता है। जियाओ यान की राय में लाल रक्त की इन 7 बूंदों का मूल्य कभी भी इसके लायक नहीं होगा। ड्रैगन से कमजोर और यहां तक कि एक तरह से अधिक शक्तिशाली। इस रक्त में जादुई ड्रैगन की अत्यंत हिंसक शक्ति है। इस चीज का अंधाधुंध उपयोग नहीं किया जा सकता, अन्यथा यह निश्चित रूप से उसे शरीर के विस्फोट की त्रासदी में डाल देगा। लेकिन जियाओ यान के लिए यह कुछ भी नहीं है। समस्या यह है कि वो खुद एक कीमियागर है और वो इन ऊर्जाओं में हिंसक कारक के साथ काफी सामंजस्य बिठा चुका है। जब तक उसे पर्याप्त समय दिया जाता है, उस समय वो सभी रक्त को सुरक्षित रूप से अवशोषित करने में सक्षम होगा। इसलिए इस बार जियाओ यान ने न केवल दानव ड्रैगन के दानव कोर को इकट्ठा किया, बल्कि ये 7 बूंदें रक्त पिपासु दानव ड्रैगन की रक्त पिपासु रूप सुरक्षात्मक फिल्म को डालने के लिए पर्याप्त है, जो 5 सितारा लड़ाकू सम्राट के सर्वव्यापी प्रहार के रक्त सार के बराबर है और फसल काफी संतोषजनक है। जाओ, मुख्य हॉल में जाओ। जियो यान और युएरू एक उल्कापिंड में बदल गए और पहाड़ों की गहराई में स्थित महान हॉल की ओर बढ़ गए। इस खंडहर की जटिलता जियाओ यान की उम्मीदों से कहीं ज्यादा थी। ये यूरू के पीछे चल रहा था, जिसके पास एक नक्शा था। जंगल जो चारों ओर चक्कर लगा रहा था, गलती से शक्तिशाली राक्षसों को हमला करने के लिए उकसाता था। लेकिन सौभाग्य से यह एहसास लगभग 10 मिनट तक चला। उसके सामने की दृष्टि अचानक चौड़ी हो गई और आकृति फिर से कुछ दूरी तक आगे बढ़ी और आखिरकार सभी की नजर में एक विशाल प्राचीन हॉल दिखाई दिया। इस हॉल का पूरा शरीर तांबे के भूरे रंग का है। अनगिनत वर्षों ने इस तांबे के भूरे रंग को और भी गहरा बना दिया है। हॉल में हर पत्थर की पटिया के नीचे से प्राचीन वातावरण व्याप्त है, जिससे लोगों को लगता है कि अनगिनत वर्षों से मौन का उतार चढ़ाव है। ग्रे विशाल हॉल को देखते हुए जियाओ यान अपना सिर हिलाए बिना नहीं रह सका और यूरू को धीरे धीरे 100 मीटर दूर ले गया। चूंकि सम्राट और मजबूत आदमी इतना बड़ा खंडहर बनाएंगे, इसलिए उन्होंने इसे इसमें छिपाया होगा। ये काफी समृद्ध भी है और ये यात्रा वास्तव में सार्थक है। ग्रे विशाल हॉल के बाहर इस समय कई ताकतवर लोग लगातार आ रहे हैं, लेकिन कोई भी 100 मीटर की रेंज में पैर रखने वाला पहला व्यक्ति नहीं है। जो लोग इस समय यहां पहुंच सकते हैं, वे या तो महान ताकतवर हैं या महान क्षमताओं वाले लोग हैं। हॉल के बाहर कई रहस्यमय रंग चमक रहे हैं, जैसे कि एक संरचना बना रहे हों। विशाल हॉल के बाहर इन लोगों ने स्पष्ट रूप से संरचना की खोज की और वे जल्दी में नहीं हैं। जियाओ यान स्वाभाविक रूप से कोई जल्दी में नहीं था। यदि इतने समृद्ध खजाने के लिए कोई रक्षात्मक उपाय नहीं होते, तो केवल एक मूर्ख ही इस पर विश्वास करेगा। जब जियाओ यान ने अपनी बाहें मोड़ ली और शांति से इंतजार किया, तो उसने अचानक देखा कि एक ठंडी नजर प्रक्षेपित की गई थी। तुरंत उसने अपनी भौहें उठाई और अपनी नजर घुमाई और तुरंत उस जगह पर ध्यान केंद्रित किया जहां ठंडी नजर प्रक्षेपित की गई थी। ठंडी आंखों का मालिक एक आदमी है जो भव्य कपड़े पहने हुए है। उसकी भौहों के बीच एक नेक स्वभाव है जो आम लोगों को सीधे उसकी ओर देखने की हिम्मत नहीं देता है, और उसके लंबे लहराते बाल थोड़ा अहंकार जोड़ते हैं। इस अपरिचित चेहरे को देखकर युएरू अपनी उंगलियों को जियाओ यान से रगड़ने से खुद को रोक नहीं पाई, लेकिन उसे देखने की उम्मीद नहीं थी। ये वुचेंग की मार्शल आर्ट है। युएरू फुसफुसाया,
ओह, क्या ये वो व्यक्ति है जिसके पास महान भाग्य जीतने की सबसे अधिक संभावना है? जियाओ यान ने भी थोड़ा सा मुंह सिकोड़ा। दिवंगत सैमसंग डूडी, वो वास्तव में खुद से 2 स्तर ऊपर था। इस छोटे से दूसरे स्तर को मत देखो। पहले स्तर के बीच अभी भी एक अपूरणीय अंतर है। अंतर बहुत बड़ा है। जियाओ यान की वर्तमान ताकत के साथ भी इससे निपटना थोड़ा मुश्किल है। जियाओ यान इस तथाकथित मार्शल आर्ट से है। उसके शरीर में खतरे का एहसास था। लेकिन जियाओ यान भी नहीं डरा और तुरंत अपना सिर घुमाकर वू हुआन के बगल में लोगों को देखने लगा। वू हुआन के बगल में फेंग लीचेंग और उसके समूह सहित कई लोग थे। इस समय लोगों के इस समूह ने स्पष्ट रूप से जियाओ यान और अन्य लोगों को पाया और उनकी आंखों में एक ठंडा रंग चमक उठा। अगर सबसे बड़ी महिला हर समय जियाओ यान का पीछा नहीं कर रही होती तो वो कभी भी उस सोलोमन व्यक्ति से नहीं मिलती जिससे सबसे बड़ी महिला अब भावनात्मक रूप से अस्थिर हो गई। जाहिर है, मजबूत सोलोमन के आत्मविनाश को कम करके नहीं आंका जाना चाहिए। इसलिए उन्होंने जियाओ यान से नाराजगी जताई। जियाओ यान की नजर पैदल यात्री पर पड़ी और फिर अचानक फेंग यी के पास रुक गई। वहां एक लंबे शरीर और ब्रोकेड कपड़ों वाला एक सफेद बालों वाला आदमी था। यह सफेद बालों वाला आदमी बेहद खूबसूरत लग रहा था। उसके चेहरे पर मुस्कान थी जिससे वो असाधारण लग रहा था और एक नजर में उसे पता चल गया कि वो कोई साधारण व्यक्ति नहीं था। यार, क्या ये वो व्यक्ति है जिसका आपने उल्लेख किया था, जिस पर सम्राट की आत्मा होने का संदेह था? इस समय सफेद बालों वाले व्यक्ति ने भी जियाओ यान को देखा और हल्के से मुस्कुराया। ठीक है, और मैं महसूस कर सकता हूं कि आत्मा की शक्ति मेरी तुलना में अधिक मजबूत है। फेंग यी ने अनिच्छा से अपने चांदी के दांत पीस लिए। उनके फेंग लीचेंग हमेशा हवा और गड़गड़ाहट विशेषताओं की लड़ाई की भावना की खेती करते रहे हैं। फेंगी की पीढ़ी में, क्योंकि फेंगई फेंग लीचेंग की एकमात्र बेटी है, उसे शहर के मालिक से प्यार है। बचपन से ही फेंगी की आत्मा की शक्ति आश्चर्यजनक रूप से मजबूत रही है। एक शक्तिशाली नोवी रैंक के फार्मासिस्ट, इसलिए फेंग यी मास्टर आत्मा की शक्ति की खेती करते हैं और उनकी लड़ाई की भावना कमजोर है। आखिरकार फेंगली शहर से खंडहरों में आने के बाद मैंने शुरू से ही जियो यान को देखा, इसलिए मुझे जियो यान में गहरी दिलचस्पी थी। फेंग यी की आत्मा की शक्ति के साथ भी मैं महसूस कर सकता था कि जियो यान भी एक कीमियागर था और शोधन का स्तर निश्चित रूप से कम नहीं है। डू-डी कॉन्टिनेंट में केवल कुछ फार्मासिस्ट हैं। इसके अलावा फेंग यी अक्सर हवा और थंडर सिटी में अभ्यास करते थे और शायद ही कभी बाहर जाते थे। जियो यान को देखकर उसका स्नेह बहुत बढ़ गया और वो जियो यान के साथ प्रतिस्पर्धा करने के लिए एक उपयुक्त अवसर खोजना चाहता था। ऐसा पहले भी हुआ था। क्या यह संभव है कि यह शाही रैंक का कीमियागर हो? इस समय के बाद यदि आप भाग्यशाली हैं तो शाही रैंक के कीमियागर तक पहुंचना असंभव नहीं है। सफेद कपड़े पहने आदमी ने थोड़ा मुस्कुराया और धीरे से कहा। फेंग यी ने भी थोड़ा सिर हिलाया। हालांकि जियो यान ने अस्पष्ट रूप से फेंग यी को काफी दिलचस्पी दिखाई, लेकिन वो स्पष्ट रूप से उसके बगल में मुख्य हॉल में निर्माण में अधिक रुचि रखता था। वो क्या है? जियो यान ने भी अस्वीकार कर दिया और फिर अपनी आंखें दूसरी ओर घुमा ली। अचानक उसकी आंखें चमक उठीं और फिर ग्रे विशाल हॉल में सैकड़ों लोगों को घूरने लगा। कई लोग जो मूल रूप से मुख्य हॉल के बाहर रह रहे थे, वे इस दृश्य को देखकर आश्चर्यचकित हुए बिना नहीं रह सके। क्या कोई वास्तव में पहले से ही गठन में प्रवेश कर गया था? ग्रे विशाल हॉल में सैकड़ों लोग आकाश से भरे अग्नि ड्रैगन और अद्वितीय शक्ति वाली काली हवा से बमबारी कर रहे थे। ये जियो यान और अन्य लोगों द्वारा नहीं खोजा गया था जो गठन के बाहर थे, क्योंकि वे गठन के क्षरण का सख्त विरोध कर रहे थे। जब वे इस संरचना का विरोध नहीं कर सके तो वे सभी की नजरों में आ गए। इसे एक पल में निगल लिया गया और आत्मा भी नहीं बची। जिसने जल्दबाजी में संरचना में प्रवेश किया, उसका नेतृत्व सैमसंग डू-डी के बीच में एक मजबूत खिलाड़ी ने किया। और वास्तव में
ये संरचना इतनी भयानक है, 3 सितारा डू डी के मध्य चरण में मौजूद उन शक्तिशाली लोगों को तुरंत निगल लिया गया और मैल भी नहीं बचा। ये एक संरचना होनी चाहिए, हॉल की रक्षा करने के लिए अंतिम सुरक्षा। लानत है, जिस क्षण जियो यान ने बात की, संरचना में मौजूद शक्ति संघनित हो गई और अप्रत्याशित रूप से उस पर हमला कर दिया। एक दूधिया सफेद पंखुड़ी नीचे गिरी, जियो यान के ठीक सामने, और फिर आकाश को भरने वाले अग्नि ड्रैगन को काली हवा ने बेजोड़ शक्ति के साथ बमबारी करने दिया। बूम बूम बूम। आसमान में हिंसक आध्यात्मिक शक्ति बेतहाशा उतार चढ़ाव कर रही थी। हालांकि जब अग्नि ड्रैगन और काली हवा विलीन हो गई तो सभी की पुतलियां सिकुड़ गई, क्योंकि जियाओ यान की रक्षा करने वाली दूधिया सफेद पंखुड़ियों को जरा भी नुकसान नहीं पहुंचा था। चूंकि सभी लगभग एकत्र हो चुके हैं, तो आइए इस संरचना को तोड़ने के लिए मिलकर काम करें। भाग्य ताकत पर निर्भर करता है। वो हुआन ने मुख्य हॉल के बाहर मौजूद ताकतवर लोगों की संख्या को भी देखा और कहा, जियाओ यान की हथेली थोड़ी कांप उठी। इतने सूक्ष्म हमले से भी उसे असहनीय दर्द महसूस हुआ। संरचना के बाहर इतने सारे लोग मौजूद होने के बावजूद ये संरचना केवल खुद पर ही हमला क्यों कर रही थी? हालांकि अब संदेह का समय नहीं है। जियाओ यान की काली आंखें जल रही थी। ukanshu.com पढ़ रहा था और चुपचाप आसमान में भयंकर लपटों के साथ शक्तिशाली संरचना को देख रहा था। तुरंत उसकी पतली उंगलियां प्रकाश की दूधिया सफेद किरणों से चमक उठीं और उसने हवा में थपथपाया और बड़बड़ाती हुई आवाज फैल गई, युएरू, मेरे साथ आओ। जैसे ही उसकी आवाज गिरी, उसके शरीर पर विशाल और विचित्र दूधिया सफेद पंखुड़ियों ने भी इस पल में सबसे शुद्ध लहर पैदा की, जिसने तुरंत युएरू को लपेट लिया और फिर दोनों गर्जना करते हुए गठन से बाहर निकल गए। विशाल दूधिया सफेद रोशनी एक चौंकाने वाली सफेद रोशनी के साथ बेहद आश्चर्यजनक गति से आकाश को चीरती हुई और युएरू को वू हुआन और मुख्य हॉल के बाहर जीवित मृतकों के सामने गायब कर दिया। दूधिया सफेद कमल की पंखुड़ियां धीरे धीरे घूम रही हैं और पंखुड़ी वाले कमल की पंखुड़ियां धीरे धीरे खिल रही है। इस पल में पूरी दुनिया धीरे धीरे मंद होती दिख रही है। इस तरह का उतार चढ़ाव आश्चर्यजनक है। वो हुआन की रक्तलाल पुतलियों में इस पल बेचैनी की एक झलक दिखाई दी और उसने मंत्र मुक्त करने वाले दूधिया सफेद कमल से मौत जैसा उतार चढ़ाव महसूस किया। और वो महसूस कर सकता था कि जियाओ यान ने इस शक्तिशाली गठन का समाधान पा लिया है। उनका अनुसरण करें। वू हुआन ने उल्का में तब्दील होकर संरचना की ओर बढ़ने में अग्रणी भूमिका निभाई। इसके बाद फेंग यिकियान और अन्य लोगों ने भी एक दूसरे की ओर देखा। चलो, जीवित मृतक भी धीरे धीरे पीछे पीछे चले। एक आकर्षक लड़की भी पीछे पीछे चली। अब मजा आ रहा है। इसके बाद मुख्य हॉल के बाहर सभी लोग संरचना की ओर उड़ गए, क्योंकि सभी जानते थे कि यह सम्राट के महान भाग्य से केवल एक कदम दूर था। संरचना में लपटें और काली हवा उसके बड़े मुंह में बेतहाशा इकट्ठी हो गई और परिणाम स्वरूप आसपास की हवा विकृत हो गई। लानत है, जियो यान कहा गया। जब जियो यान और युएरू को पता चला कि कुछ गड़बड़ है, तो वू हुआन ने उसका पीछा किया और उसे गठन में प्रवेश करने वाला तीसरा व्यक्ति माना जा सकता था। लेकिन यह अजीब था कि वू हुआन ने गठन में प्रवेश करते ही जियो यान की सांस बंद कर दी, जैसे कि जियो यान और अन्य लोग गठन में प्रवेश ही नहीं किए थे। पुट पफ पफ आवाजों की एक श्रृंखला गिर गई और मुख्य हॉल के बाहर की विशाल टीम एक के बाद एक गठन में प्रवेश कर गई। लानत है, हम बाहर नहीं निकल सकते। कोई रास्ता नहीं है। जो लोग अभी अभी गठन में प्रवेश कर रहे थे, वे गठन की विचित्रता को देखकर खुद को रोक नहीं पाए। लानत है, वू हुआन के बाद इस बच्चे के पास केवल एक ही रास्ता है। यह बेहतर है कि हम उस समय अंदर न आए। ये बस असंतोष की आवाजें लगातार आ रही थी। जाहिर है,
इस समय ये ताकतवर लोग पीछे हटने लगे। हर कोई उलझन में है, क्योंकि हर कोई इस तथाकथित महान भाग्य और खजाने को खोजने के लिए यहां है। हम अब इस अजीब गठन में प्रवेश कर चुके हैं और हम पहले से ही एक ही नाव पर सवार टिड्डे हैं। बहुत ज्यादा झगड़ा व्यर्थ है। हम अस्थायी रूप से गठबंधन क्यों नहीं बनाते और गठन को तोड़ देते? वू हुआन ने भी इन लोगों को चतुराई से देखा। चूंकि गठबंधन बन गया है, इसलिए किसी को नेतृत्व करना चाहिए। कौन नेतृत्व करेगा? जीवित मृतक भी इस समय उठ खड़े हुए और ठंडी सांस ली। जाहिर है, जीवित मृतक और वू हुआन भी दिवंगत सैमसंग डू डी की ताकत है। ये जीवित मृतक स्पष्ट रूप से लड़ना चाहता है। तुम मुझे ऐसा करने क्यों नहीं देते? वू हुआन भी धीरे से मुस्कुराया। तभी एक भयानक आभा बाहर आई। दिवंगत सैमसंग डू डी। वहां मौजूद कई लोगों ने इस रूप को देखा और थोड़ा भौहें सिकोड़े बिना नहीं रह सके। वास्तव में मजबूत। अभी जब जीवित मृतक मिले और कुछ कहा, तो अचानक लोगों के समुद्र से जीवित मृतक के समान ही सांस का एक निशान एक पल में गायब हो गया। और फिर जीवित मृतक ने भी अनिच्छा से अपना मुंह बंद कर लिया। यहां तक कि वह भी है। जीवित मृतक थोड़ा कांप उठे। उसके लिए जीवित मृतक बेहद भयभीत थे। चूंकि आप सभी अर्थहीन हैं, तो मुझे गठबंधन का अस्थायी नेता बनने दे। वू हुआ ने भी गति देखी और अपनी सांस वापस ले ली। चलो चलते हैं। फिर उसने भीड़ से कहा। गठन में प्रवेश करने वाले कई लोग भी उसी ताकत के साथ 3 स्टार डू डी के अंतिम चरण में पावर हाउस थे। लेकिन उन्होंने इस मार्शल आर्ट के खिलाफ लड़ाई नहीं की, क्योंकि वे सभी जानते थे कि यह अस्थायी लड़ाई अर्थहीन थी। गठन में सभी ने इस दृश्य को बेहद घबराहट से देखा और वे सभी देख सकते थे कि आकाश में विशाल अग्नि ड्रैगन एक मजबूत हत्या का इरादा रखता था। फायर किलिंग पाम। इस समय वू हुआन के शरीर में प्रतिशोधी ऊर्जा पूरी तरह से घूम रही थी और आग की रोशनी और काली हवा क्रूर मुंह में सैकड़ों मीटर तक फैल गई। अगले ही पल उसकी हत्या के इरादे से भरी दहाड़ अचानक गूंज उठी। अब जब वो गठबंधन का नेता बन गया है, तो उसे नेतृत्व करना होगा और फिर वो इस विशाल अग्नि ड्रैगन से निपटने के लिए केवल वू हुआन का खामियाजा भुगत सकता है। धमाका। इस समय गठन के अंदर का आकाश एक पल के लिए कांपने लगा और फिर वू हुआन के पीछे सभी ने 2 अग्नि ड्रैगन और काली हवा के ड्रैगन को वू हुआन की हथेली से दहाड़ते हुए देखा। 2 विशाल ड्रैगन एक दूसरे से लिपटे हुए आकाश में उड़ गए। दोनों ड्रैगन एक साथ आ गए। आग ने हवा उधार ली और हिंसक लड़ाई की भावना भी एक आश्चर्यजनक गति से फैल गई। बेहद भयानक। समझदार आंखों वाले लोग जानते हैं कि ये मार्शल आर्ट हथेली को हमले के रूप में इस्तेमाल करता है और इसे ड्रैगन के आकार की लड़ाई की भावना में बदल देता है। दूसरी ओर ये उन लोगों को घूर रहा है जिन्होंने अभी अभी गठबंधन बनाया है, क्योंकि मार्शल आर्ट भी स्पष्ट है और बिना किसी साधन के इन चीजों को अपने सामने आने देना वास्तव में कठिन है। लोग आश्वस्त हैं। इस तरह के आक्रमण को मूल रूप से मार्शल आर्ट का सबसे मजबूत साधन नहीं माना जाता है। हर कोई चौंकती आंखों से ड्रैगन की जोड़ी को देख रहा था। वे अत्यंत शक्तिशाली प्रतिशोध ले जा रहे थे और वे सीधे आकाश में राक्षस काले कमल पर हमला कर रहे थे। अपने पीछे प्रकाश की एक लंबी पूंछ छोड़ रहे थे। मोहक काला कमल, अंतिम कमल की पंखुड़ी भी इस समय धीरे धीरे खिल गई। पृथ्वी को नष्ट करने वाले अंधेरे की तरह गहरा प्रकाश जल्दी से काले कमल के केंद्र में इकट्ठा हो गया और कमल के अंदर ऐसा लग रहा था कि एक काला तरल नीचे टपक रहा है। इस समय गहरा काला प्रकाश अचानक शक्तिशाली हो गया। हर कोई देख सकता था कि राक्षस काला कमल इस समय हिंसक रूप से कांप रहा था और 100 मीटर के आकार वाली एक काली रोशनी की किरण चुपचाप काले कमल से फूट पड़ी। ये काली रोशनी की किरण बहुत हिंसक नहीं लगती। ये एक काली गड़गड़ाहट की तरह है जो आसमान से गिरती है, पूरे आसमान में फैल जाती है और फिर कई घबराई हुई आंखों की निगाहों के नीचे भयंकर गर्जना वाली हवा और आग के दोहरे ड्रैगन के साथ
एक दूसरे से टकरा जाती है। धमाका। जिस स्थान पर वे मिले थे वहां से लगभग 1000 फीट की विशाल डू क्यूई प्रकाश तरंग फैली और पूरे गठन के भीतर का स्थान इस समय कांपने लगा। दहाड़। दोनों ड्रैगन दहाड़ते हुए अपनी पूरी ताकत से आगे बढ़े और हिंसक और अतुलनीय लड़ाई की भावना की लहरें पागलपन से फैल गई, जो गिरती हुई काली गड़गड़ाहट को तितर बितर करने की कोशिश कर रही थी। लेकिन चौंकाने वाली बात यह थी कि चाहे दोनों ड्रैगन कितनी भी सर पर दौड़ें, काली किरणें पूरी तरह से स्थिर थी, जैसे कि आशावाद का एक स्तंभ आकाश और पृथ्वी के बीच से गुजर रहा हो और उसे हिलाया नहीं जा सकता। वू हुआन ने यह दृश्य देखा और उसकी आंखों में बेचैनी और भी बढ़ गई। हालांकि काली किरण में कोई आश्चर्यजनक गति नहीं थी, लेकिन इसने उसके दिल में ठंडक महसूस कराई। दूर से फेंग यी ने आकाश में टकराव को शांति से देखा और फिर अपनी उंगलियों को हल्के से हिलाया, केवल यह देखने के लिए कि इस समय हवा में काला कमल टूट गया और फिर एक काले तरल में बदल गया, जो उसमें घुल मिल गया। काली किरण में हवा और वज्र की उंगलियां। हु। फेंग यी के शॉट के साथ काला कमल बिखर गया और काली रोशनी की किरण की सतह पर एक विशाल काले कमल की रोशनी का पैटर्न उभरता हुआ दिखाई दिया और फिर लंबे समय से छिपी हुई आकृति आखिरकार इस समय सामने आ गई। किरण से एक गहरी अंधेरी रोशनी फूट पड़ी और दानव कमल यूयू रीडिंग ने भी इस समय एक शोकपूर्ण करह की और फिर अनगिनत लोग इसे देखकर थोड़े भयभीत हो गए। हवा और आग के दो ड्रैगन। जैसे ही दोषों वाला दानव कमल निर्दयता से दहाड़ता हुआ दूर चला गया, दानव कमल में वास्तव में दो ड्रैगन के हमले के तहत दरारें दिखाई देने लगी। इस समय वू हुआन की पुतलियां भी अचानक कस गई। धमाका। एक धरती को हिला देने वाली आवाज गूंजी और दानव कमल की काली किरण हवा और आग के दोहरे ड्रैगन द्वारा भेदी गई और वास्तव में हवा और आग के दोहरे ड्रैगन द्वारा छेदी गई। वू हुआन ने डर के मारे दहाड़ लगाई। उसे भी उम्मीद नहीं थी कि यह प्रतीत होता है कि अगोचर फेंग ये इतना शक्तिशाली होगा। और फिर उसने अपने शरीर में लड़ाकू क्यूई को उत्तेजित किया, जिससे उसके शरीर के बाहर एक विशाल आत्मा का निर्माण हुआ। पावर मास्क। धमाका। दानव कमल फट गया। हालांकि प्रकाश की काली किरण ने इसे अनदेखा कर दिया, सीधे बाहर निकल गई और अंत में डू क्यूई मास्क पर गोली चलाई। उस चीख में काली प्रकाश किरण वो हुआन के डू क्यूई मास्क से बाहर निकली और फिर दूर एक पहाड़ से टकराई। जब धरती हिली तो पहाड़ तुरंत राख में बदल गया। इस समय पूरा गठन पूरी तरह से शांत था, क्योंकि उन्होंने देखा कि जब दानव कमल टूट गया और प्रकाश की एक काली किरण उत्सर्जित हुई तो वो पूरी तरह से गायब हो गई और थोड़ी सी भी हड्डी पीछे नहीं बची। उस दृश्य में ऐसा लग रहा था जैसे वो इस दुनिया से वाष्पित हो गया हो। इस समय आसमान में हिंसक प्रतिशोधी उतार चढ़ाव भी जल्दी ही कम हो गया और पिछली तरह की चौंकाने वाली लड़ाई पूरी तरह से गायब हो गई। चलो चलें। वू हुआन भी आगे बढ़ा। इस समय संरचना भी बिखर गई, जिससे हॉल का असली चेहरा सामने आ गया। एक भारी शासक और एक पतली महिला सभी के सामने प्रकट हुई।